हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए क्लास। तो क्लास 10th का आज ये वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि क्लास 10th का कोर्स ए मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और कोर्स ए में हमारी बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो क्षितिज और कृतिका ये दो बुक के अलावा हमारे पास व्याकरण और लेखन भी है, जो कि एज अ टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन कोई भी बुक इसके लिए रिकमेंड नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले अपनी दोनों बुक्स ख़त्म कर लेंगे उसके बाद। तो जो हम बुक पढ़ा रहे हैं वो है हमारी क्षितिज भाग 2। इसके काव्य खंड के 4थे अध्याय पर हम आ चुके हैं। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था वो था हमारा 4th चैप्टर, उत्साह अट नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित ये दो कविताएं हमने बहुत ही डिटेल में समझी और पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से हमने उसमें क्या देखा, पूरा हमने लाइन वाइज व्याख्या पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसको व्याख्या देखी, लाइन वाइज अर्थ के बाद व्याख्या देखी और फिर सार पढ़ा, सब कुछ डिटेल में पढ़ा और समझा। अब हम आ चुके हैं उसी बुक में, यानी कि जो हमारी क्षितिज की बुक चैप्टर नंबर 4 में है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब दोनों ही कविताओं के क्वेश्चन अलग हैं, उत्साह की कविता के अलग हैं और अट नहीं रही के अलग हैं। तो उसी तरीके से मैं उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको आज देने वाली हूँ। अब आप ये बोलोगे कि मैम इससे आते तो है नहीं क्वेश्चन, हम क्यों पढ़ें? ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये सिर्फ एक पैटर्न दिया जाता है कि इस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस के वेरिएशन हो जाते हैं। तो सिर्फ यहीं तक हमारा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने ख़त्म करा दिए, हो गया हमारा सिलेबस पूरा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आज आपको मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दूंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले वीडियो में करा चुकी हूँ। अब ये दोनों वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे रही हूँ, जो होगा 30 मार्क्स का, जिसमें 2 गद्यांश हैं 5-5 मार्क्स के और 10 आपके वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं 2-2 मार्क्स के। अब आप बोलेंगे 2 मार्क्स के, इन्हीं क्षितिज बुक से इन्हीं 2 पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं मार्किंग के आते हैं। क्षितिज बुक से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के ही आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो 1 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, गद्यांश और पद्यांश आधारित क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अलावा आपके वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं, वो 2 मार्क्स के आते हैं। 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हमारी दूसरी वाली बुक यानी कि कृतिका से आएंगे। तो जब उनको कराएंगे तब हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारी जो डीपीपी, आपको नीचे जो है लिंक आपको डीपीपी का मिल जाएगा, उससे आप क्लिक करिएगा, ओपन करिएगा। उसमें 2 गद्यांश हैं 5-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस दिए 2-2 मार्क्स के, तो वो आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल 30 मार्क्स का हमने आपको एक क्वेश्चन पेपर बना कर दिया है। जो मैंने अभी तक चैप्टर समझाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके उत्तर देने हैं। उत्तर देने के बाद उसे आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या करना है, देना है, ठीक है। उसके आंसर शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर देनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। तो अब आप पूछेंगे कि मैम ये डीपीपी करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आप ईयर एंड में जाकर एकदम परेशान हो जाओ कि मेरी मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, आंसर्स फॉर्म करना नहीं आता कि हम कैसे फॉर्म करें आंसर, फिर उसके बाद हमारी स्पीड भी नहीं है, टाइम कम होता है और इतना ज़्यादा जो है लिखने को होता है। तो ये सारे अगर उलझनों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो हर चैप्टर के साथ मैं आपको एक डीपीपी दे रही हूँ। उस डीपीपी को आप अच्छे से सॉल्व करो, प्लीज़ सॉल्व करो। क्यों कह रही हूँ, क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, कारण ये है आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं बाद में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हर चैप्टर के अलग अलग कराने वाली हूँ। इससे आपके पूरे चैप्टर्स अच्छे से रेडी होंगे, ठीक है। तो अभी तो हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी एंड डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर दे रही हूँ। इनको अच्छे से सॉल्व करिए और बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए पहले बेस का, फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बिल्डिंग हम शुरू करेंगे थोड़े दिन बाद, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं अपना जो 4th चैप्टर है, उत्साह अट नहीं रही, 4th चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। पहला जो हमारा प्रश्न आ रहा है, सबसे पहले हमारी पहली पोयम है उत्साह, उससे 5 प्रश्न लिए गए हैं, 5 प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पोयम आएंगे उत्साह अट नहीं रही पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है,
कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों, क्या कारण है? वो क्या कह रहे हैं, वो ना फुहार करने को कह रहे हैं, ना वो रिमझिम कह रहे हैं कि बरसो, वो क्या कह रहे हैं, स्थान पर सिर्फ गरजने के लिए कह रहा है। ऐसा क्यों? अब गरजने के लिए जो कह रहा है, ये बात मैंने आपको पोएम में भी क्लियर करी थी, क्यों वो बरसने से पहले गरजने के लिए कह रहा है, ऐसा रीजन क्या है? तो चलिए आंसर देखते हैं। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। क्रांति का सूत्र मतलब क्रांति का तात्पर्य ये नहीं होता कि उपद्रव करना है, क्रांति का मतलब है आवाज उठाना और कोई बदलाव होना। मतलब अब हम अगर कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है तो हम चुपचाप सहते रहेंगे तो वो चीज़ चेंज तो होने वाली नहीं है। अब उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ उठाएंगे तभी बदलाव होगा, तो वो होता है क्रांति। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। अगर अब हम चिल्लाएंगे गरजेंगे तो क्या होगा, वो विद्रोह कर रहे हैं। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। पौरुष दिखाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कितने बार, कहने का तात्पर्य है कि आप कर्मशील बनिए, आपके पास भगवान ने बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं, उनको इस्तेमाल करिए सही तरीके से। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। समझ में आया? नूतन मतलब नया विद्रोह, एक नए तरह का विद्रोह जो हमें गलत की तरफ उठाना है। अब इन्होंने, मैंने बताया था ना कविता में कि दो तरीके से, पहला तो बादल क्या है, बदलाव लेकर आ रहा है, गरज रहा है यानी कि विद्रोह कर रहा है, क्रांति करेगा, जब बरसेगा तो धरती में जो इतनी ज्यादा तप्त धरती थी उसमें बदलाव आएगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ जाता है तो उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वो क्या होता है, गरजना। फिर उसके बाद जब हम उसके लिए संघर्ष करते हैं लगातार, तब कहीं जाकर उस शोषण में बदलाव आता है, वो शोषण बंद होता है ना। तो वही चीज़ इन्होंने ये बादल के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। तो क्या कह रहे हैं, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? भाई अगर कविता थी बादलों पर तो इसका शीर्षक बादल पर रखा जा सकता था, बादलों को आवाहित किया जा रहा है, उत्साह क्यों रखा गया? अब उत्साह बात यहाँ पर है, बादलों की गर्जन देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, क्योंकि अभी तक हम गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि बस किसी तरीके से ठंडक हो। अब ठंडक कैसे होगी, जब बादल बरसेंगे। अब जब बादल आते हैं तो वो गर्जन होती है, और गर्जन से ही हमारे मन के अंदर उत्साह पैदा होता है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। क्रांति लाने के लिए उत्साहित करने का तात्पर्य क्या है, बदलाव करने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। ठीक है, जाहिर बात, इतना संसार में इतनी ज़्यादा जो गर्मी हो जाती है उससे हटता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और ऐसी ही शक्ति चाहता है। किसमें चाहता है, जो क्रांति करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तो अगर संसार में शोषण भरा है तो जो लोग आवाज उठाएंगे तो क्या होगा, गर्जन होगी, विद्रोह होगा। तो उस विद्रोह को सुनकर दूसरे लोगों के मन में क्या होगा, उत्साह भरेगा कि हाँ भाई तकलीफ तो हमें भी है, हम भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं, हम भी आवाज़ उठाएंगे तो और ज़्यादा आवाज़ उठेगी। और भाई एक सिंगल आदमी आवाज़ उठाए उससे अच्छा है बहुत सारे लोग उठाएं, तो जल्दी फ़र्क पड़ता है, जल्दी लोगों को सुनाई देता है ना। तो वही चीज़ है, उस गति को बढ़ाने के लिए उत्साह भरना लोगों के अंदर ज़रूरी है, और ये विद्रोह की आवाज़ यानी कि बादलों का गर्जन ही मन के अंदर उत्साह को भरता है। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? अब कविता में आपको बताना है बादल यहाँ पर बादलों के बहुत सारे विशेषण भी लिए गए हैं, कई सारे अर्थ भी लिए गए हैं। ठीक है ना, तो हमको वही समझना है। तो देखिए क्या दिया गया है, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत कह रहे हैं। पहला है
जल बरसाने वाली शक्ति, बात सही है। जल बरसाने की शक्ति किसके अंदर है? बादलों के अंदर है। इससे ज़्यादा तो शक्ति किसी के अंदर होती ही नहीं है। तो और कोई तो इतना ज़्यादा बारिश कर ही नहीं सकता। तो जल बरसाने वाली शक्ति की अर्थ की ओर है। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। जो व्यक्ति गर्मी से इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुका है, जितने जीव जंतु प्यासे हैं, इन सभी की प्यास कौन बुझाएगा? बादल बुझाएगा। तो बादल को उस अर्थ में लिया गया है। फिर आते हैं, बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। तो बादल क्या करता है? सिर्फ पर्यावरण में बदलाव नहीं लाता, वो क्या कर रहा है? कवि में भी उत्साह भर रहा है, लोगों के अंदर भी उत्साह, एक्साइटमेंट बढ़ता है। अब जैसे गर्मी है, गर्मी से हम सभी परेशान हैं, बादल आए, गरजे, हम लोग को उत्साह आया, अब हमें लगेगा कि बारिश होगी। तो अब उस उत्साह में हम बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं। हमारे घर में जैसे कोई चीज़ें खुली पड़ी हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, कुछ होगा तो उसकी भी हम समेटने की तैयारी करते हैं। कहते हैं ना, गर्मी के जब गर्मी ख़त्म होने लगती है तो बारिश आने वाली होती है, तो हम बारिश के आने की तैयारियाँ करते हैं। उसी तरीके से जब ये विद्रोह उठता है तो हम क्रांति की यानी बदलाव की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो वही क्या कर रहा है? वो नया जीवन हमारे अंदर भर देता है। उत्साह के साथ साथ वो क्या करता है? नया जीवन भी भरता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो। ध्वनात्मक यानी कि ध्वनि हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो समझ में आया? कविता में बेसिकली अब ये समझिए कि कुछ ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करें जिनसे हमें ध्वनि की आवाज़ हो, जैसे गड़गड़ाना, धड़धड़ाना, ठीक है ना। तो ये क्या आती है? ये एक ध्वनि को पैदा कर दे रही है, गर्जन। तो ये ध्वनि पैदा कर रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नाद सौंदर्य। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो है शब्द लिए गए हैं जो बादलों पर है। बादलों के गर्जन के लिए इन नाद सौंदर्य का इस्तेमाल किया गया, उन्हीं शब्दों को यहाँ लिखना है। देखिए क्या है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो अब इसमें नाद सौंदर्य किससे पैदा हो रहा है? धराधर, इससे हो रहा है, ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब इसमें नाद सौंदर्य कहाँ पर आ रहा है? देखिए यहाँ पर, काले कल्पना से पाले, कल्पना से पाले। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ध्वनि का अंदाजा हमें लग रहा है। नेक्स्ट है, विद्युत छवि उर में कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य। अब विद्युत छवि उर में क्या हो रहा है? विद्युत की छवि कैसी होती है? विद्युत छवि नहीं होती है, उसकी तड़जन होती है, तड़तड़ा के गिरती है एकदम, तो वो होती है अब ये नाद सौंदर्य। तो समझ में आया? इन सभी से ध्वनात्मक स्वर पैदा हो रहा है, ताकि ध्वनि निकल रही है। घोर घोर धराधर ओ है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर में मन में भर दे, है ना, यही है ना। अब हम आगे प्रश्न संख्या 5, जो हमारी रचना अभिव्यक्ति है, ठीक है। रचना अभिव्यक्ति जो ये प्रश्न होते हैं, आप एक तरीके से जिन्हें आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी ले सकते हैं कि जब बनाते समय यहाँ पर आपको बनाने के लिए, आपको सोचने के लिए काम दिया जाता है। अभी तक हमने क्या दिया? चैप्टर से रिलेटेड ही रहेगा, सिचुएशंस वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें सोचनी है अपने हिसाब से। देखिए क्या है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों का बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। उसके मन में भी, भाई कवि के मन में भी बहुत सारे भाव उमड़ते हैं, तो उन्हीं को, तभी तो वो उनसे कविता बनाता है ना उनसे कविता। और ऊपर क्या होता है? आसमान में बादल घुमड़ते हैं तो बारिश होती है। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। अब आपको क्या करना है? प्राकृतिक सौंदर्य को देखना है और उसे आपको कविता में उतारना है। तो देखिए कैसे हमने लिखा है, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख, जगी मेरे मन में भी आस प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती विहरणी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान की आंखों में भी जगी एक चमक खास,
देखो बादल आया अपने साथ कितनी आस। तो यहाँ पर हमने बादलों को देखकर ही एक कविता लिख डाली। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कविता है अट नहीं रही। अब इस पर हमारे सामने टोटल 6 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न आपके पाठ पर है और 6ठा प्रश्न आपका रचना अभिव्यक्ति का है। तो पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि माने जाते हैं और छायावाद की जो विशेषता बताई गई है कि इसे हमेशा हमारे मन में बहुत सारे भाव उठते हैं, तो इन भावों को लिख देना ही नहीं होता, इन भावों को बाहर की किसी भी भाव के साथ सामंजस्य बैठाना, यानी कि सिमिलर करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अब हमारे अंदर कोई विचार कौंधा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हमारी बिजली कौंधी। तो हम बाहर के प्राकृतिक दृश्यों के साथ अपने मन के भावों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाया गया। हमारे मन में उठने वाले जो भाव हैं, जैसे कवि के मन में जो भाव उठ रहे हैं, उसे वो बाहरी दुनिया के साथ सिमिलर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये इनके अंतर्मन में कि उन्हें ये सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है कि वो समा नहीं पा रही है, वो इतना ज़्यादा घर घर में भरी हुई है कि हमको जो है इस पूरी सुंदरता को देखने के लिए उड़ने का मन कर रहा है। भाई हम अगर अपनी आँख से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें सामने का व्यू दिखा रहा है, तो यहाँ एरियल व्यू देखना है, ऊपर से देखना है, क्योंकि हमको बहुत दूर तक की सुंदरता दिखाई देगी अगर हम एरियल व्यू से देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस सुंदरता को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उड़ना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो आभा हमारी जो है उनको वो सट नहीं रही है, उसको देखने के लिए हमें उड़ना है। तो ये उनके मन के भाव थे जो इन्होंने इसमें निकाले। यहाँ पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी देखकर कि मेरा मन जो है वो उड़ने को कर रहा है, तो उसके साथ हमने इसको सिमिलर कर दिया है। प्रश्न संख्या 2 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्या बात है कि फागुन की सुंदरता से वो अपनी आंख को हटा नहीं पा रहे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है जो चीज़ सुंदर होती है उसको तो हम सभी देखना चाहते हैं। अब उस सुंदर चीज़ से हमारी आंख हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। देखिए क्या है, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। अब क्यों बोला गया मतवाला है, क्योंकि वो अब मतवाला इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तो अपनी मस्ती के अनुसार से चल रहा है, तो वो क्या है, मत वाला है, मस्त है, शोभाशाली है, यानी कि चारों उसको लेकर चारों तरफ बहुत सुंदरता है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। जैसे मैंने बताया, फागुन मास में सबसे ज्यादा सुंदरता होती है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है, इसीलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर हटाने से भी नहीं हटती। अब इन सारी सुंदरता से कवि की आंखें इतनी ज़्यादा मतलब अटैच हो चुकी हैं कि वो सोच रहे कि चलो हम इससे हटाकर कोई और चीज़ देख लें, कुछ और कर लें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। वो जितनी भी हटाने की कोशिश करते हैं उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। अब यहाँ पर बताएं जो है वो व्यापक है। भाई ये तो बात सही है कि प्रकृति व्यापक है, लेकिन अब आपको बताना है वो शब्द कौन से हैं जिसमें इन्होंने उस व्यापकता को व्यक्त किया है। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप को प्रभाव से दर्शाया है। पूरी कविता में वो बता रहे कि जो फागुन का रूप है वो बहुत मादक है और चारों तरफ फैला है। घर घर भर देते हो, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं जिससे वो व्यापकता को व्यक्त कर रहे हैं। फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जिधर देखता हूं उधर वो सुंदरता है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया, घर घर में फैला हुआ दिखाया। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है
और मन की उठी खुशी की ओर भी है। भाई घर घर भर देते हो, यानी कि हर एक घर में वो सुंदरता भरी है, हर एक घर में फूल खिले हुए हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि बाहर आपको बाग बगीचों में दिख रहा है, हर घर जो है वो पटा पड़ा है, इतनी चारों तरफ वो सुंदरता देखने को मिल रही है। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। अब उड़ने को पर कर देते हो, इसके माध्यम से भी वो क्या बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा चारों तरफ सुंदरता है कि मेरी आंख में जितना व्यू आ रहा है उससे कहीं ज्यादा सुंदरता है। तभी तो उन्होंने बोला समा नहीं पा रही है, सट नहीं पा रही है। तो अब वो सारी सुंदरता देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उड़ना पड़ेगा, तभी वो सारी सुंदरता चारों तरफ देख पाएंगे, क्योंकि वो जहां तक देख रहे हैं सुंदरता दिख रही है। अब पूरी सुंदरता को वो देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। ये पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी ये उसके विस्तार की झलक देता है। इतनी ज्यादा चारों तरफ सुंदरता है कि उस विस्तार को भी वो बता रहे हैं कि इसीलिए वो आंख हटा नहीं पा रहे हैं। तो आप पूरी पंक्ति में देखेंगे कई पंक्तियां ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, घर घर भर देते हो, पर कर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि प्रकृति बहुत व्यापक है। हम ये चाहें कि हमारे सामने जितनी है बस इतनी ही प्रकृति है, नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। प्रश्न संख्या 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अब बताइए। पहली बात तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों है? फागुन एक महीना है, मास, फागुन मास, और इन्होंने पूछा क्या है, बाकी ऋतुओं से भिन्न है। बाकी ऋतु क्या हुई? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हम यहाँ बात कर रहे हैं बसंत ऋतु की, ठीक है ना। बसंत ऋतु फागुन मास में बसंत ऋतु शुरू होती है। तो अब इन्होंने क्या बोला, अब बसंत ऋतु होती है, बसंत ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। तो इस तरीके से ऋतुएं आती हैं कि नहीं आती है? तो यहाँ पर हमको वही बताना है, ठीक है। चलिए देखें क्या है। फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है, हर तरफ मादकता, सुंदरता इतनी ज्यादा। प्रकृति शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फलों और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो इसको थोड़ा सा आप और देखना। यहाँ पर पहले तो बताना कि फागुन मास में ऋतुराज बसंत का प्रारंभ होता है, और बसंत जो है उसे ऋतुराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी और सुंदर ऋतु कोई है ही नहीं। ग्रीष्म ऋतु तड़पाती है, शरद ऋतु में ठंडा पड़ता है, वर्षा ऋतु में बारिश ही बारिश होती है, लेकिन बसंत ऋतु में मौसम एकदम सुहावना रहता है, ना ठंडा ना गर्म। दूसरा, चारों तरफ जो है वो सुंदरता है। नए नए पत्तों का खिलना, फूलों का खिलना, उन फूलों से आकर्षित होकर कीट पतंगों का आना, पक्षियों का आना, जीव जंतुओं का प्रफुल्लित होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ मनुष्य और यहाँ तक कि सभी पूरे प्राणी जगत में, मनुष्य क्यों बोलेंगे, पूरे प्राणी जगत में एक नशा, मादकता भर देती है, क्योंकि हर ये मौसम ही ऐसा है कि सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि इस मादकता, ये जो हम देखना चाहते हैं, ये हमें सिर्फ फागुन मास में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर दो कविताएं दी गई हैं, दोनों है ना, अटनेहरी और उत्साह। अब उनके काव्य सौंदर्य यानी कि जो काव्य शिल्प है, किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या अलंकार है, क्या रस है, क्या रूप है, तो आपने दोनों ही कविताओं में मानवीयकरण होते देखा है, ठीक है। ये तो एक तो सबसे पहले ही चीज़ है अलंकार में, तो इनका आपको पूरी विशेषताएं बतानी है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। तो छायावाद की जो दो विशेषताएं प्रमुख मानी जाती हैं, एक तो प्राकृतिक वर्णन करना,
ठीक है, जो भी प्रकृति में चीज़ है उसका वर्णन करना। दूसरी चीज़ माना जाता है प्रकृति का हमेशा मानवीयकरण कर लेना। जैसे आपका मेघ आए बड़े बनठन के संवर कर, मानवीयकरण है कि नहीं है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका मानवीयकरण किया जाता है। उत्साह और अटनही दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण है। प्रकृति का ही चित्रण है, बादल का चित्रण है, फागुन मास का चित्रण है, उसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है और मानवीयकरण हुआ है। बादलों का मानवीयकरण काले काले घुंघराले बाल से लिया गया, ठीक है। बाल कल्पना से पाले, कल्पना करने का काम मनुष्य का है। यहाँ बादलों की बात करी जा रही है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति मतलब जो चीज हम महसूस कर रहे हैं, अभिव्यक्ति पक्ष यानी कि जो हम बता रहे हैं। दो पक्ष, एक हमारा महसूस करना यानी कि अनुभूति करना, फील करना, दूसरा अभिव्यक्त करना यानी कि जो चीज हमने महसूस करी है उसे बताना, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। भाव पक्ष यानी कि जो हमने महसूस किया, शिल्प पक्ष यानी कि उसे किस तरीके से अभिव्यक्त किया। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहा है, यानी कि जो कवि ने महसूस किया है उसे बहुत ही खूबसूरती से जो है प्रेजेंट किया है। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, छाया, प्रभामयता, अलंकार योजना, संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और जहां संस्कृत निष्ठ, सामासिक और अलंकारिक है, यानी कि उन्होंने संस्कृत के शब्द ज्यादातर लिए हैं, समास बहुत इस्तेमाल किए हैं और अलंकार भी इस्तेमाल किए। जैसे आप देखेंगे इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, तो कई सारे अलंकारों और मानवीकरण अलंकार तो है ये सारे अलंकार लिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का प्रयोग भी पठनीय है। तो इन्होंने क्या है, अब जैसे यहाँ पर पाट शब्द है जो ये भी ठेठ ग्रामीण शब्द है। तो जो उन्होंने ग्रामीण, क्योंकि गांव का उनका रिलेशन रहा, तो उन्होंने उन शब्दों को भी बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया है। अतुकांत शैली में रचित कविता में क्रांति का स्वर मादकता एवं मोहकता से भरा है। अतुकांत क्यों है, देखिए यहाँ पर कहीं पे भी आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये कविता कौन सी है, अतुकांत कविता है। रचित कविताओं में क्रांति है, क्रांति यानी कि बदलाव की बात करी है। एक बादल को बदलाव करने के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी कविता में प्रकृति में बदलाव हो चुका है उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावमयी है। सबसे पहली बात होती है कि कोई भी कवि या लेखक लिखे तो हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी हमारा पाठक है वो चीज़ों को अच्छे से समझे। तो उसके लिए भाषा का सहज, सरल होना ज़रूरी है, सुबोध होना ज़रूरी है, जितनी भी बोधता होनी है उसमें होना चाहिए, प्रवाहमयता होनी चाहिए, यानी कि कनेक्शन होना चाहिए, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि मुझे एक इधर भागता दिख रहा है, एक उधर भागता दिख रहा है, ऐसा नहीं, प्रवाहमयता होनी चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हमारे निराला जी के काव्य शिल्प में हमें देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, जहां पर हम देखने वाले हैं रचना अभिव्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है, क्या दिया गया है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। अब क्यों होली के आसपास बोला गया, होली कब होती है आप बताइए, फागुन मास में होती है। कब होती है, फागुन मास में होती है। अब फागुन मास में यही सारे बदलाव होते हैं जो दिखाए गए, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए उसको कैसे अपने शब्दों में लिखेंगे। होली का त्योहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। अब देखिए, अब चूंकि होली क्या है, वो रंगों का त्योहार है, लेकिन प्रकृति में भी चारों तरफ रंग बिखरे हैं। कैसे, हमने देखो कविता में भी आपको बताया था अट नहीं रही में कि हरियाली तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इतने तरह के फूल खिलते हैं कि उन फूलों की वजह से चारों तरफ वो आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं, वो और ज्यादा उसके महत्व को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि होली रंगों का त्योहार हो रहा है तो प्रकृति भी रंगों से खेल रही है, वो सारी रंग बिरंगता हमको साफ दिखाई दे रही है। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं। अब क्या होता है, अब इतने सारे जो फूल खिले हैं
उससे वातावरण में सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? तो वो सुगंध चारों तरफ आपको देखने को मिल रही है। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते। अब भाई चारों तरफ इतनी सुंदरता देखेंगे तो हमारा मन भी उमंग से भरता है। फिर उस बीच ये त्योहार आता है तो वो हमारे उमंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो होली जिस दिन है उस दिन से पहले आप देखो, अगर जाओ तो वो उमंग आपके मन में पहले ही भरना, वो होली की एक्साइटमेंट आपके अंदर पहले भर जाती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हमारे पास प्रकृति का ऐसा बदलाव हो रहा होता है कि वो हम एक्साइटेड हो जाते हैं इस त्योहार के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे दिए। अब आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा, वो है आपके प्रैक्टिस पेपर का लिंक। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिस पेपर रेडी किया है जो आपको मैंने दिया है करने के लिए। तो अब आपको वो करना है अच्छे से, और करने के बाद इसे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है, पोस्ट करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। अब ये जो प्रैक्टिस पेपर आपको मैंने दिया है, इसे आप कैसे करोगे? एक आपको मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट जब मैंने आपको चैप्टर कराया था कि एक रजिस्टर बना लो, आपको सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं, उन्हीं में सॉल्व करो। तो आपको आपने बना लिया होगा रजिस्टर अब तक, उसमें आपको हर प्रैक्टिस पेपर का नंबर डालती जा रही हूँ, 1 2 3 ही हो चुका है। अब इसके बाद आपको जो ये प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 है। ऊपर डालिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख लो। क्वेश्चंस नहीं लिखो, सिर्फ आंसर लिखो। ठीक है, आंसर लिखो और उसे पोस्ट करो। अब मैं क्यों कह रही हूँ इसे आपको रिटन वे में ही करना है। देखिए, रिटन वे में करने से आपकी कई परेशानियाँ जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। कैसे सॉल्व होती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमारी समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ती है। तो जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर आपकी समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या आती है आंसर्स बनाने में। क्वेश्चन हम समझ जाते हैं लेकिन मैम आंसर्स कैसे बनाएं? तो वो भी आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। तो आंसर बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वो आप जितना लिखोगे उतना आपको आंसर बनाने की प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर जब इतना लिखोगे तो हैंडराइटिंग सुधरेगी, स्पीड बनेगी, और लिखते समय जो मिस्टेक्स होती, हिंदी लिखते समय आप लोग की ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं, हम जानते हैं, तो उन मिस्टेक्स को आप सुधार सकते हो। तो ऐसा सोचिए, खाली आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से आपका कितना फ़ायदा हो रहा है ना? तो जहाँ सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं वहीं सारी चीज़ों में सुधार भी हो रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस पेपर रिटन में सॉल्व करना। तो मिल गया आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, पोस्ट करिए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रैक्टिस पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, फिर उनका सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आ रहे हैं ना। जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 दिया है, इसका अब नेक्स्ट मैं सोल्यूशन वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, आप इसको वेरीफाई कर सको। ठीक है, अब उसका सोल्यूशन वीडियो देने के बाद हम आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक दिया ही गया है, नंबर्स आपके सामने हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि भाई बच्चों को पढ़ने में बहुत कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं क्लियर हो पाते, तो इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी 100% फ्री हैं। तो पढ़ने तो है ही है ना? तो बस इसीलिए आपको जुड़े रहना है इस चैनल से, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने दिए गए डीपीपी यानी कि डीपीपी नंबर 4 के सोल्यूशन के साथ हम आएंगे। यानी कि यही हमारा चैप्टर उत्साह अट नहीं रही के जो मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर दिया है, इसका सोल्यूशन वीडियो हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।